ओके, हाय एवरीवन, हेयर इज रश्मि। देखिए, हम आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण फेस कैम नहीं बना पा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो अभी ऐसे ही समझा देती हूँ, ठीक है। तो अभी जो आपका सीरीज चल रहा है वो किसका चल रहा है? गेट प्रीवियस ईयर सी प्रोग्रामिंग का सोल्यूशन बताना है मुझे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे टेस्ट में पूछा था, 2014 का ये सी प्रोग्रामिंग में आपसे ये सवाल पूछा गया था। तो इसको पहले क्वेश्चन को आप देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है? इंटीजर आई, इट इज गुड, है ना। एक इंटीजर वेरिएबल तो अपन ऐसे बना ही सकते हैं। और ये स्टार पीआई का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे मैम इट इज वेरी सिंपल, स्टार का मतलब होता है कि ये जो पीआई वेरिएबल है ये पॉइंटर टाइप हो गया, है ना। और ये इंट का मतलब हुआ कि ये जो पॉइंटर है इसमें जो एड्रेस जाएगा वो इंटीजर टाइप वेरिएबल का जाएगा, तो इट्स ओके। तो ये अच्छा भी है कि भाई एड्रेस किसका आपने असाइन किया? आई का। और आई का टाइप क्या है? इंटीजर। तो यही तो हमको चाहिए, दोनों का टाइप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो यहाँ देखिए इंटीजर इंटीजर है, तो इन दोनों लाइन में कोई तरह की कोई गलती है नहीं, आपसे आउटपुट पूछा गया है। अब देखिए यहाँ ध्यान से समझिए भाई, ये तो बात अच्छी है। अब स्कैनअप में आप कहोगे कि मैम यहाँ तो हम लोग एम्परसेंट देते हैं बट देयर इज नो एम्परसेंट, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये कोई एरर तो नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, ये कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि परसेंट देने का मतलब क्या होता है? एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर जब बात आप पीआई की कर रहे हैं, तो पीआई में जो एड्रेस है वो एक तो पीआई का खुद का एड्रेस है, ठीक है। जैसे अगर बात अपन पीआई की कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये पीआई एक वेरिएबल है और ये मान लीजिए आई एक वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये पॉइंटर का मतलब क्या होता है? आई का मान लीजिए एड्रेस 100 है और पीआई हो सकता है 200, ये कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं 100 या 200 ही हो, ये 200 कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो पीआई में एम्परसेंट एड्रेस ऑफ ए डाले, इसका मतलब क्या है कि ये आई का एड्रेस चला गया, ठीक। तो इसमें 100 है और ये पीआई का एड्रेस क्या है? 200। अब यहाँ जब आप पीआई लिखे हैं तो पीआई लिखने का मतलब क्या हो? एम्परसेंट पीआई अगर आप लिखे होते, ध्यान से समझिए, तो यहाँ एम्परसेंट पीआई लिखने का मतलब क्या होता है? पीआई का एड्रेस, और पीआई का एड्रेस क्या है आपका? 200, है ना। यहाँ इसको हर हाल में एड्रेस चाहिए। अब देखिए जब आप सिर्फ पीआई लिखे हैं, देखिए ध्यान से समझिए इस बात को, दोनों में डिफरेंस है। जब बात एम्परसेंट पीआई की हो रही है और सिर्फ पीआई की हो रही, तो एम्परसेंट पीआई का मतलब क्या हुआ? पीआई का एड्रेस। तो आप कहेंगे मैम तब तो ये 200 रीड करेगा, मैं कहूंगी बिल्कुल सही। लेकिन जब आप सिर्फ पीआई कह रहे हैं तो पीआई का मतलब क्या है कि व्हाट इज इनसाइड पीआई। तो पीआई के अंदर क्या है? देखिए आपका 100 है, ठीक है ना। तो यहाँ तो स्कैनअप में मतलब एड्रेस चाहिए और वो एड्रेस इसको क्या मिल गया? 100, यानी कि आई का एड्रेस, ठीक। तो स्कैनअप का मतलब क्या हुआ कि व्हाट यू हैव टू इंटर हियर, वो वैल्यू किस एड्रेस में जाएगा? तो 100 एड्रेस में जाएगा, क्योंकि पीआई यहाँ स्कैनअप को कौन सा एड्रेस मिल रहा है? कोई एड्रेस चाहिए और वो एड्रेस इसको क्या मिला? 100 मिला। तो ये 100 पोजीशन पर क्या करेगा? जो भी हम लोग इनपुट करेंगे उसको उसमें जाके स्टोर करेगा। सपोज यहाँ हमने 10 इनपुट किया, ठीक है। तो ये जो 10 इनपुट आपने कीबोर्ड से किया वो कहाँ जाके स्टोर होगा? तो आई में जाके स्टोर होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? 10। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पीआई लिखा आपने तो यहाँ एड्रेस रीड किया स्कैनअप और वो एड्रेस इसको क्या मिला? 100, और 100 किसका एड्रेस है? आई का है। तो इसीलिए आई में जा करके ये 10 इनपुट होगा जो भी कीबोर्ड से आप इनपुट करेंगे। और जब आप प्रिंटफ करेंगे तो यहाँ आई प्लस 5 का वैल्यू प्रिंट होना है ना। तो यहाँ आई में अभी आपने क्या इनपुट किया है? 10, तो 10 प्लस 5 क्या होगा? 15। तो आपको इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था क्या कि आफ्टर एग्जीक्यूशन वैल्यू प्रिंटेड इज 5 मोर देन द इंटीजर वैल्यू इंटर्ड, है ना। कि अगर 10 आप इनपुट करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 15। 20 आप इनपुट करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 25। कहने का मतलब क्या है कि वट एवर यू आर गिविंग डाटा वो इंक्रीमेंट होगा 25 से। तो दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन, तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया, है ना। तो इसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल था आपका, स्विच से, ठीक है ना। ये टेस्ट में हमने आपसे पूछा था। तो ये स्विच का जो सवाल है आपका, देखिए इसमें क्या था, ये 2012 में पूछा गया था। सी प्रोग्रामिंग में क्या पूछा गया था इसको भी हम लोग इत्मीनान से समझते हैं, आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आप यहाँ क्या किए हैं? एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल इन कैर बनाया, ठीक है। तो चलिए यहाँ मैं इन कैर बना लेती हूँ, ठीक है। ये कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है और इसमें आपने वैल्यू क्या असाइन कर लिया? ए, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ लिखे हैं स्विच, स्विच स्टेटमेंट अच्छी तरह आप लोग को पता है कि भाई इन कर के जगह कंप्यूटर को क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है ना। तो अब ये ए को मैच करेगा लेवल के वैल्यू से। तो देखिए ए इज मैच भी थे, तो ये दोनों जब मैच हो गया तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगा। आप यही कहोगे ना, तो मैम इसमें क्या आउटपुट आने वाला है, प्रिंटफ। इसके वजह से आउटपुट क्या आने वाला है आपको, चॉइस आई, चॉइस ए। चॉइस ए क्यों प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ प्रिंटफ में डबल कोट में आप जो कुछ भी लिखिएगा वो क्या करेगा, एज इट इज प्रिंट कर देगा, है कि नहीं। और ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ स्विच का जो भी एक्सप्रेशन का वैल्यू होता है उसको मैच किससे किया जाता है, पहले केस से। अगर ये मैच हो गया तो इसका स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। सो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ लिखा हुआ चॉइस ए, तो यहाँ चॉइस ए। ये स्लैश एन का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे मैम नेक्स्ट लाइन में अगला आउटपुट नेक्स्ट लाइन में होगा। चलिए ठीक। अब यहाँ देखिए, चूंकि आपने कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया, आप लगभग बच्चों को पता है, तो वो क्या करेगा, केस बी को बिना मैच किए, अब वो चेक नहीं करने जा रहा है कि ये वैल्यू इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिना मैच किए हुए इसको भी वो एग्जीक्यूट करेगा। यही होता है ना चॉइस बी, है ना। अगर ब्रेक यहाँ दिया हुआ होता तो यहीं से आपका कंट्रोल क्या होता, बाहर होता। लेकिन चूंकि आपका प्रिंटफ के बाद क्या है, ब्रेक नहीं दिया हुआ है ना, तो जब ब्रेक नहीं दिया हुआ है तो आप कहेंगे मैम तब तो सारा केस हमारा एग्जीक्यूट होगा तो बिना इसके मैच किए हुए, मैच हो ना हो अब इससे मतलब नहीं है, बिना के सारे ये एग्जीक्यूट करेंगे। अब उसमें क्या है, ये चॉइस ए प्रिंट हो गया, नए लाइन में चॉइस बी प्रिंट हो गया। अब देखिए केस सी में कुछ लिखा ही नहीं है तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। केस डी में आपका कुछ लिखा है तो आप कहेंगे नहीं लिखा है, मैं कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा। अब उसी तरीके से देखिए केस सी में भी कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, तो यहाँ भी नहीं होगा। लेकिन क्या ये डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, तो मजेदार बात क्या है कि ये डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट होगा और इसमें आपका क्या आउटपुट है, नो चॉइस। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, नो चॉइस। जैसे अगर बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कि गाड़ी का अगर ब्रेक फेल हो जाए तो आगे कुछ भी है तो वो क्या होगा, चलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर आपने एक बार कहीं भी केस कोई भी एक्सप्रेशन मैच कर जाता है और अगर वो मतलब एक्सप्रेशन मैच हो गया तो उसके आगे कोई भी स्टेटमेंट किसी भी केस का, चाहे वो डिफॉल्ट ही क्यों ना हो, सबको प्रिंट कर देता है अगर आपने ब्रेक नहीं दिया है। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल 2012 में पूछा गया था। लेकिन अगर यहीं पे कोई बच्चा पूछे कि मैम अगर यहाँ मैंने ब्रेक दे दिया है तो क्या आउटपुट आएगा, तो आप कहोगे कि भाई चॉइस ए आएगा। अच्छा चलो, अगर आपने यहाँ दे दिया ब्रेक तो क्या आएगा, तो सिर्फ चॉइस ए और चॉइस बी आता। अब यहाँ कहीं दिया ही नहीं है तो आपको इसमें आंसर क्या मिलेगा, चॉइस ए, चॉइस बी, चॉइस सी। चलो, तो आपको अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ये भी बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसको भी जरा देखिए। यह सवाल क्या है आपका, पॉइंटर से संबंधित है ना। कि इसमें पूछा गया है कि भाई ये 2001 में आया था, है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल, इसको ध्यान से समझिए। इसमें पूछा है कि ये P1 कोड लिखा हुआ, P2 ब्लॉक है, P3 है। अब इसमें आपका कौन सही है और कौन गलत है ये बताना है कि विच वन आर इनकरेक्ट। तो इसमें क्या गलती हुई है, किसमें, वो बताना है, या फिर गलती हुई ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आप कहोगे कि मैम ये ना फंक्शन का नाम लिखा हुआ, तो एग्री। तो फंक्शन के पहले स्टार इंट लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है यहाँ पर क्या होता है, ये मतलब क्या हुआ कि भाई ये रिटर्न टाइप बताता है कि जी जो फंक्शन है वो कैसा वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप। लेकिन आपने यहाँ इंटीजर नहीं लिखा है, इंटीजर स्टार लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप पॉइंटर रिटर्न करेगा, है ना। तो चलिए, इंटीजर टाइप पॉइंटर फंक्शन रिटर्न करेगा और फंक्शन का नाम क्या है, जी। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। और वॉइड मतलब क्या है कि यहाँ आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, वेरी गुड। अब आप आइए यहाँ पर देखिए, इंट x इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या है, तो आप कहोगे कि मैम x एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप, उसमें वैल्यू 10 स्टोर हो गया। चलिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखने से क्या लग रहा है, अच्छा देखिए x का वैल्यू है तो x का कोई एड्रेस भी तो होगा। चलो आपको मैंने मान लिया कि एड्रेस क्या है 100। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम ये तो अच्छा ही है, x इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप पॉइंटर इसमें रिटर्न किया जा रहा है और x रिटर्न हो रहा है तो होने दीजिए, तो बात सही है। लेकिन देखिए दिक्कत क्या होगी, यहाँ एड्रेस ऑफ x जब आप लिखेंगे तो ये क्या होगा, 100 है, तो ये 100 रिटर्न करेगा। पर
अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब ये कंट्रोल फंक्शन से बाहर निकल जाएगा तो क्या इस x का एग्जिस्टेंस होगा, रहेगा? तो आप लोग कहेंगे नहीं रहेगा। और कारण आप लोग क्या बताइएगा? कारण बताइएगा कि x जो है वो लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन का, है कि नहीं? और लोकल वेरिएबल जैसे ही फंक्शन से कंट्रोल बाहर आता है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, यानी मेमोरी में वो रहता ही नहीं है, यानी कि ये 100 एड्रेस पर x जैसा कोई चीज रहेगा ही नहीं। तो ये रिटर्न का मतलब क्या है? ये x आउटसाइड भी दिखने चाहिए थे, लेकिन जैसे ही कंट्रोल यहाँ बाहर आएगा तो ये इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। कारण क्या है? x का लोकल होना इनसाइड दिस फंक्शन। तो दिस इज द रीजन कि ये गलत है। ये आपका कंपाइल टाइम एरर देगा कि कैसे ये हो सकता है भाई, हम इसको देख रहे हैं जब इसका ये मर जाएगा, मतलब ये मेमोरी में रहेगा ही नहीं, और जब मेमोरी में ही नहीं रहेगा तो आप एड्रेस क्या रिटर्न कीजिएगा? है बात की नहीं सही? तो ये गलत है, P1 कोड गलत है। क्यों गलत है? क्लियर हुआ कि हम लोकल वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन से, और रिटर्न करने का मतलब है कि हम फंक्शन के बाहर जा रहे हैं, और फंक्शन के बाहर जब हम जा रहे हैं तो इस x का एग्जिस्टेंस ही जब नहीं रहेगा तो एड्रेस कहाँ रहेगा? क्लियर है ना? तो चलिए, जो कि हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं भाई कि लोकल जो होता है उसका लाइफ सिर्फ उसी ब्लॉक में रहता है, जैसे ही उस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन समाप्त हो जाता है तो उसका लाइफ खत्म हो जाता है, और इसका लाइफ तो इतना ही दूर होगा। अब जैसे ही कंट्रोल इससे बाहर होगा इसका लाइफ खत्म, तो P1 गलत। अब चलिए P2 पर गौर कीजिए। देखिए ये बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है, इसको बहुत ध्यान से आप बच्चे समझिए, है ना? यू विल लर्न वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेरे साथ बने रहिए। अब यहाँ देखिए, आप कहेंगे कि मैम ये लाइन में तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सेम है, इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करेगा और इसमें पैरामीटर हम नथिंग पास कर रहे हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीजर स्टार px आपने लिखा है, ठीक है ना? तो इंटीजर स्टार px लिखा है, और यहाँ गलती मैंने क्या छोड़ दिया है? तो स्टार px में यहाँ लिखा हुआ है सवाल में आपका 10, ठीक है? तो ये 10 है और यहाँ रिटर्न किया जा रहा है px। चलो, तो ये देखिए, ये लाइन तो ठीक है, px एक पॉइंटर है। चलिए इसका मेमोरी लोकेशन हम लोग बनाते हैं। तो px में क्या है? किसी का वैल्यू एड्रेस, इंटीजर स्टार px का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे कि मैम px पॉइंटर वेरिएबल का नाम है। मैं पूछूंगी क्यों, तो आप कहोगे क्योंकि यहाँ स्टार लगा हुआ है। तो स्टार के बाद जो भी वेरिएबल का नाम होता है वो पॉइंटर ही होता है। अब पॉइंटर का मतलब क्या है कि भाई ये किसी का एड्रेस स्टोर करेगा। अब सवाल उठता है किसका एड्रेस? तो कोई भी इंटीजर टाइप वेरिएबल का एड्रेस ये स्टोर करेगा, ठीक? तो चलिए यहाँ पर लेकिन px का भी तो अपना कोई एड्रेस होगा ना भाई। तो चलिए मान लिया हमने px का एड्रेस 200 है। अब जरा देखिए, px रेडी है, कभी भी पॉइंटर वेरिएबल वैल्यू को नहीं स्टोर करता। आपको मालूम है, पॉइंटर वेरिएबल जब भी स्टोर करता है तो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। पर आपने यहाँ क्या गलती करी है? आपने इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया है। इट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ वैल्यू कभी हो ही नहीं सकता। ये जब भी होगा तो इसमें इन एड्रेस ही होगा, और वो एड्रेस किस टाइप के वेरिएबल का होगा? इंटीजर टाइप का। पर आपने यहाँ एड्रेस डालने के बजाय क्या किया? डायरेक्ट इंटीजर टाइप वैल्यू डाल दिया। दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना? तो ये आपका P1 P2 दोनों गलत हो गया। गलत होने का कारण आपको समझ में आ गया। फर्स्ट में क्या है कि लोकल वेरिएबल का एड्रेस आपने रिटर्न किया है, इट इज नॉट पॉसिबल, इसका लाइफ ही नहीं रहेगा उसके बाद। अच्छा, सेकंड में आपने क्या गलती करी है कि पॉइंटर में डायरेक्ट आपने वैल्यू असाइन किया, इट इज नॉट पॉसिबल। पॉइंटर हमेशा किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो आपने यहाँ एड्रेस के बजाय क्या किया? इंटीजर टाइप वैल्यू डाल दिया है। तो यहाँ 10 नहीं जाएगा, यहाँ कोई इंटीजर टाइप वेरिएबल का एड्रेस चाहिए, है ना? तो इस कारण ये गलत हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अच्छे से समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसको करने से मत भूलिएगा, ठीक है ना? और प्लीज अगर समझ में आए तो लाइक भी करते रहिएगा, है ना? तो मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए कोशिश करती रहती हूँ कुछ अच्छा सिखाऊं, तो हमको आप लोग सपोर्ट कीजिए। अब चलिए P3 कोड को हम लोग रीड करते हैं। तो आप कहेंगे मैम फर्स्ट लाइन को तो छोड़ ही दीजिए, तो बिल्कुल सही है, इंटीजर स्टार जी वॉइड हम लोग समझ रहे हैं। फिर यहाँ भी आप कहेंगे इंटीजर स्टार px, एक पॉइंटर टाइप बन गया px, है ना? उसमें एड्रेस किसका जाएगा? इंटीजर टाइप। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए px में क्या हो रहा है? डायनामिक मेमोरी लोकेट आप कर रहे हैं। कैसे? ये मैलोक है आपका। मैलोक का मतलब क्या होता है कि भाई रन टाइम में हम मेमोरी लोकेट करना चाह रहे हैं ना, तो करिए ना। रन टाइम में मेमोरी लोकेट करने का तरीका क्या है? मैलोक। अब मैलोक में हम लोग क्या करते हैं? साइज बताते हैं, जैसे साइज ऑफ इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हो कि एक इंटीजर के लिए आपका जो साइज होता है, साइज ऑफ फंक्शन क्या करेगा? रिटर्न करेगा। और मान लीजिए कंप्यूटर आपका इंटीजर के लिए 4 बाइट सपोर्ट करता है, तो ये मैलोक को ये क्या रिटर्न करेगा? 4 बाइट।
अब ये 4 बाइट मेमोरी कहीं पर भी डायनामिकली लोकेट करके आपको मैलोक फंक्शन रिटर्न करेगा, और ये टाइप कास्टिंग कहलाता है ना। इसका रोल क्या होता है कि भाई ये जो 4 बाइट मेमोरी रिटर्न हो रहा है इसमें क्या होगा, तो इसमें इंटीजर टाइप वैल्यू ही स्टोर होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए, तो ये एड्रेस जो 4 बाइट आपका रिटर्न हुआ उसको कौन पॉइंट कर रहा है, ये पीएक्स पॉइंट कर रहा है। चलिए यही 4 बाइट अगर आपका एड्रेस है, तो अब ये इस एड्रेस 4 बाइट का कोई तो मतलब एड्रेस होगा ना, सपोज 100 है, तो ये पीएक्स में क्या चला गया 100, यानी कि अब पीएक्स जो है इस मेमोरी को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, तो करने दीजिए। अब आप क्या कर रहे हैं, देखिए स्टार पीएक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेमोरी है, ठीक ना, इस मेमोरी में स्टार पीएक्स का मतलब क्या होता है कि ये जो 100 मेमोरी है आपका, जिसका एड्रेस 100 है, उसमें वैल्यू क्या जा रहा है 10। देखिए बात को समझिए, घबराइएगा नहीं, यहाँ पर आराम से मैं समझाती हूँ। आप कहेंगे कि मैम बात तो कुछ वैसा ही दिख रहा है, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा आपको दिख रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए हो क्या रहा है, पीएक्स में क्या किया आपने, चलिए यहाँ मैं फ्रेश बनाती हूँ आपको। ये 4 बाइट मेमोरी है, सपोज इसका एड्रेस 100 है, तो पीएक्स जो मेमोरी है उसमें आपने क्या डाल दिया 100, ठीक है ना, क्योंकि ये मैलोक को यही असाइन किया ना, 100 चला गया। तो अब जब आपने स्टार पीएक्स लिखा तो ये जो 10 जा रहा है, ये 10 कहाँ जा रहा है, तो पीएक्स में जिसका एड्रेस है उसमें वैल्यू जा रहा है ना। तो पीएक्स में एड्रेस किसका है 100 मेमोरी लोकेशन का, तो ये जो 10 वैल्यू आपने दिया ये किस में जाएगा, ये 10 100 पोजीशन पे जाएगा। तो इस सवाल में आपने क्या किया था, देखिए सेकंड में आपने डायरेक्ट पीएस में 10 डाल दिया था, पीएक्स में, जो पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या किया है आपने, पीएक्स में जिसका एड्रेस है, किसका एड्रेस है 100 का फॉर एग्जांपल, तो उस 100 पोजीशन पर जो वैल्यू आपने डाला, क्या डाला 10, तो ये 10 चला गया। आपको मेरी बात समझ में आई। अब जब आप रिटर्न कर रहे हैं पीएक्स, तो आप कहेंगे मैम ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये हमेशा रिटर्न करेगा जो पीएक्स में वैल्यू है। तो पीएक्स में क्या है, एड्रेस किसका 100 का है ना, 100 जहां 4 बाइट मेमोरी लोकेट हुआ है, तो ये 100 एड्रेस का है, 100 ये कोई वैल्यू नहीं है, दिस इज एड्रेस ऑफ मेमोरी। तो ये बिल्कुल सही है कि भाई ये जो एड्रेस रिटर्न कर रहा है, ये कैसा एड्रेस रिटर्न कर रहा है, तो इंटीजर टाइप मेमोरी का एड्रेस रिटर्न कर रहा है। तो आपका P3 करेक्ट है, जबकि P1 और P2 क्या है, इनकरेक्ट। समझ में आ रही है हमारी बात, ठीक है, अगर समझ में आ रही है तो अच्छा है, नहीं आ रहा तो एक बार फिर जहां आपको दिक्कत लगती है वहां रिमाइंड करके जरूर देखें वीडियो, ठीक है ना। तो बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये मेरे हिसाब से, इसीलिए मैंने आप लोगों को दिया था बनाने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं फटाफट कौन सा सवाल देखते हैं। दिस वन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका 2014 में आया है, स्ट्रिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, ये कैरेक्टर टाइप आपका एरे है, तो इसका मतलब क्या है कि ये P कोई एरे है और इसमें इंडेक्स 0 से शुरू होकर के ये कहाँ तक जाएगा 19 तक, तो आपका 20 कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा। चलिए होने दीजिए। अब आप यहाँ लिखे हैं कैरेक्टर एस क्या है, एक पॉइंटर है ना, और ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, तो स्ट्रिंग को। तो चलिए यहाँ लिखिए स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग। और आपको मालूम है कि जो स्ट्रिंग होता है वो कैरेक्टर एरे ही होता है, तो ये एक एरे इंटरनली आपका कंप्यूटर क्रिएट करता है और उसमें क्या करता है, कैरेक्टर टाइप एरे में इसको स्टोर कर देता है ना। यही तो एक तरीका है सी में, और तो कोई तरीका है नहीं स्ट्रिंग को हैंडल करने का। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट बात, ये लेंथ नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बना, तो चलिए यहाँ एक लेंथ नाम का इंटीजर वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जरूर किसी एक मेमोरी में लोकेट होगा, ये मेमोरी लोकेशन लेंथ को। अब देखिए यहाँ क्या लिखा आपने, स्ट्रिंग लेंथ, तो ये क्या है, हेडर फाइल है ना, जो प्री डिफाइंड है। अब इसका काम क्या है कि जो भी स्ट्रिंग हमने इसमें पास किया है उसका लेंथ ये रिटर्न करेगा। तो अब आप देखो यहाँ एस में क्या पास किया है, तो अभी अभी आपने बोला कि मैम एस में स्ट्रिंग ही एक स्ट्रिंग वैल्यू है ना। ये वो स्ट्रिंग नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये स्ट्रिंग एक सिंपल, जैसे मेरा नाम आप यहाँ रश्मि लिख दें तो वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा, मल्टीपल कैरेक्टर। तो यहाँ बस यही इसका रोल है, मल्टीपल कैरेक्टर, ठीक। तो स्ट्रिंग लेंथ का काम क्या है, इसके कैरेक्टर को काउंट करके उसको रिटर्न करना। अब चलिए काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, इसका लेंथ 6 रिटर्न करेगा, है कि नहीं। तो आपका जो लेंथ वेरिएबल आपका है उसमें क्या असाइन हो जाएगा 6। वेरी क्लियर। अब चलिए आगे बढ़िए।
यहाँ क्या लिखा आपने, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन लेंथ। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 0 लेस देन 6, लेंथ के जगह कंप्यूटर को क्या दिखना है, 6 दिखना है, तो 0 लेस देन 6, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब ये कंडीशन ट्रू है तो अब ये लाइन तो एग्जीक्यूट होना नहीं है ना। अभी क्या करेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होता है तो लूप में अपन क्या पढ़े कि इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन पर आना है, और अगर ये कंडीशन आपका ट्रू है तो आप कहाँ आएंगे, तो आप आएंगे लूप के बॉडी में। लूप के बॉडी में देखिए गौर से क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है पी आई, जबकि आई अभी क्या था आपका 0, ठीक है। तो मैं यहाँ जो पी कैरेक्टर एरे है उसके 0 इंडेक्स पर क्या डालने वाली हूँ, तो आपके सवाल में क्या लिखा हुआ है, लेंथ माइनस आई, राइट। तो अब चलिए लेंथ माइनस आई हम करेंगे, तो लेंथ में अभी आपका क्या है 6 माइनस आई यानी 0। तो ये क्या हो गया, S0 पर जो भी कैरेक्टर है उसको किस में असाइन कर दीजिए, P0 पर। तो चलिए अब यहाँ काउंट करते हैं 6 पोजीशन इसमें। तो आपको पता है कैरेक्टर एरे का ऑलवेज इंडेक्स कहाँ शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, 6। अब देखिए 6 पर क्या है आपका नल कैरेक्टर। आप कहोगे मैम ये नल कैरेक्टर क्या आ गया, तो नल कैरेक्टर आपको पता है सिस्टम खुद आपका असाइन करता है ना। क्या असाइन करता है सिस्टम, कि जब भी कोई कैरेक्टर एरे में स्ट्रिंग स्टोर होता है तो नल कैरेक्टर एक लास्ट में कंप्यूटर खुद डाल देता है। क्यों, कि भाई ये स्ट्रिंग का यहाँ पर समाप्ति हो गया, ये स्ट्रिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो नल कैरेक्टर का मतलब कंप्लीट, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, इसके आगे स्ट्रिंग है ही नहीं, इसका मतलब ये होता है ना। तो यहाँ देखिए जब P0 में ये असाइन करेगा तो नल करेगा, नल मतलब क्या, कि कोई स्ट्रिंग ही नहीं है। तो इसका जो आउटपुट आपको आएगा वो क्या आएगा, नल आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। नल मतलब क्या, नो आउटपुट। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका, नो आउटपुट। समझ गया ना। तो वेरी कंसेप्चुअल सवाल। इसमें आपको याद क्या रखना है कि हमेशा कैरेक्टर एरे का जो आखिरी कैरेक्टर होता है, हम दे या ना दे हमें नहीं देना, वो नल ही होता है, ठीक। इंडेक्स चूंकि 0 से शुरू हुआ तो 6 पर जाकर के नल कैरेक्टर हो गया। लेंथ हमेशा, स्ट्रिंग लेंथ जो है ये इनबिल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग हेडर फाइल का, तो वो क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर जो आपने स्ट्रिंग में असाइन किया। तो यहाँ 6 कैरेक्टर था तो 6 रिटर्न किया, और चूंकि इंडेक्स एरे का कहां से शुरू होता है, 0 से, तो ये 5 में ही कंप्लीट हो गया, 6 में तो नल आ गया, इसलिए इसमें क्या है, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। तो ये सब आपको सावधानी बरतनी पड़ती है प्रोग्रामिंग के दरमियान, इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा गया है ना, कि आप कितना सावधानी से बनाते हैं। चलिए आखिरी सवाल आज के इस लेक्चर का, 5 सवाल आपसे पूछा गया था, तो ये 5वां और लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या 2018 में पूछा गया, बहुत ही शानदार सवाल है ये भी। देखिए ये वेरिएबल है, रहने दीजिए, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर टाइप, क्या क्या है, आई, जे और सम, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ मैं वेरिएबल बना लेती हूँ आई, ठीक है, ये हो गया आपका जे, और ये हो गया आपका सम, ठीक है ना। इसमें 0 है, इसमें 0 है, आप देख रहे हैं आपके सवाल में दिया हुआ है, जे में 0, सम में 0, तो हमने इसको डाल दिया। अब आपका क्या हो रहा है, सवाल में पूछा गया था कि अगर आप क्या पास कर रहे हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं, 2 टू द पावर 40, है ना। इनपुट आप क्या दे रहे हैं, 2 टू द पावर 40। तो देखिए आई एन का वैल्यू क्या दिया गया है, 2 टू द पावर 40 अगर दे रहे हैं आप, तो आई इनिशियलाइज किससे हो जाएगा, तो आप कहेंगे मैम 2 टू द पावर 40 से होगा। क्यों भाई, क्योंकि आई में n है और n की वैल्यू आप पास कर रहे हैं 2 टू द पावर 40, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन। तो अब देखिए लूप में अपन क्या पढ़े, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक होता है, तो कंडीशन में i ग्रेटर देन 1, और i में भी आपका क्या है 2 टू द पावर 40, तो क्या ये ग्रेटर देन 1 है, तो ऑफ कोर्स ये 1 है। तो अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे मैम इसके बॉडी, लूप के बॉडी में आएगा, तो लूप का बॉडी में यहाँ क्या लिखा हुआ, देखिए लूप का क्लोजिंग यहाँ किया j प्लस प्लस, और j का इनिशियल वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर j 0 से 1 बढ़ के क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। तो आप चाहें तो j1 यहाँ भी कर सकते हैं या यहाँ भी कर सकते हैं। चलिए अब अच्छा ये लूप अब आपका जब ये एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो क्या लूप से बाहर आएंगे, तो आप कहेंगे नहीं मैम, अभी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा बाहर नहीं आएंगे हम लोग। तो फिर कहाँ जाएंगे, इस पोजीशन पर जाएंगे, है ना। ये लाइन जब आपका एग्जीक्यूट हो गया तो आप कहाँ जाइएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पर। तो यहाँ पर क्या लिखा, i इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई 2। चलिए अब देखिए i इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई 2, तो i के जगह भी आपका क्या दिया हुआ 2 टू द पावर 40 दिया हुआ, डिवाइड बाई 2 यानी क्या हो गया ये आपका 2 टू द पावर 39, है ना। 40 में 1 माइनस होगा तो ये क्या हो गया 39। चलिए तो 39 हुआ, अभी भी i की वैल्यू क्या है 2 टू द पावर 39 ग्रेटर देन 1, यानी ये ट्रू है। फिर j क्या हो जाएगा 1 से बढ़ जाएगा, तो नाउ j बिकम्स 1 प्लस 1 क्या 2, ठीक है ना। तो ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक कि i के वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 1, यानी कि फिर से i जो भी है आपका क्या आ गया था 2 टू द पावर 39
तो यहाँ 2 to the power 39 डिवाइड बाई 2 करिएगा तो आपकी बार क्या आ जाएगा, 2 to the power 38, है ना। तो इस तरह से अब जे क्या हो जाएगा 3, तो ये कितना टाइम्स जे बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा 40 टाइम्स, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 to the power 40 है, ये 40 टाइम्स बढ़ेगा और 41 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, और 1 ग्रेटर देन 1 कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, है ना। तो जब फॉल्स हो जाएगा तो फिर ये लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जब ये कंडीशन फॉल्स होगा उस वक्त जे में वैल्यू क्या बढ़ चुका होगा 40 बढ़ चुका होगा, है ना। तो चलिए पहला लूप आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट लूप जे की वैल्यू 40। अब कुछ बच्चे इसमें परेशान हो जाएंगे कि मैम यहाँ तो इंक्रीमेंट है नहीं, सेमीकोलन है सिर्फ, तो कुछ तो कहेंगे ये सही है, तो जो सही समझ रहे हैं वो ठीक है। देखिए फॉर लूप का ये बिल्कुल सही सिंटेक्स है, अगर आप चाहें तो इनिशियलाइजेशन नहीं दें, लेकिन सेमीकोलन आपको देना बेहद जरूरी है, बहुत बच्चों को पता भी है ना। तो चलिए आपको पता है, अब जब ये हो जाएगा तो अब आप कहाँ आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, तो जे ग्रेटर देन 1, अब देखिए आप जे ग्रेटर देन 1, जे में अभी वैल्यू क्या है आपकी 40, तो 40 तो वाकई ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन आपका क्या हो गया ट्रू। अब क्या होगा, तो आप कहोगे कि मैम यहाँ के बाद तो लूप में ही आना है, ये बॉडी एग्जीक्यूट करके यहाँ जाना है ना। तो सम क्या हो गया +1, तो देखिए अभी सम का वैल्यू इनिशियल क्या था आपका 0, तो अब ये क्या हो गया 1, तो होने दीजिए। अब ये 1 करने के बाद ये कहाँ जाएगा, जे बराबर जे डिवाइड बाई 2, यानी जो जे अभी आपका क्या था 40, वो डिवाइड 2 होकर के क्या हो गया 20, राइट। तो अब ये 20 क्या है ग्रेटर देन 1, कंडीशन क्या है अभी भी ट्रू है ना, 20 क्या है ग्रेटर देन 1, कंडीशन क्या हो गया आपका ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये कहाँ जाने वाले हैं आप लोग, आप जाएंगे जे ग्रेटर देन जे डिवाइड बाई 2, है ना। तो जे डिवाइड बाई 2, अच्छा सॉरी, जब अभी कंडीशन ट्रू है तो सम क्या करिएगा आप बढ़ाइएगा, तो जो 1 है वो अब बढ़ के क्या हो जाएगा 2, और फिर जे को क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, यही है ना इसमें लिखा हुआ। तो देखिए अब 20 क्या होगा 20 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी 10 आ गया। फिर से ये चेक करेगा कंडीशन जे अभी भी क्या है ग्रेटर देन 1, फिर सम बढ़ाएंगे आप, तो यहाँ फिर 2 को 3 कर दीजिए आप, है ना, 1 से बढ़ता जाएगा। जे अब की बार क्या हो गया 5, 10 डिवाइड बाई 2 5, अभी भी जे की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1, है ना। तो अब यहाँ ये बढ़ के क्या हो जाएगा 4, है कि नहीं। फिर अभी जे की वैल्यू अब क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2, डेसिमल वाला पार्ट तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो सम बढ़ के क्या हो जाएगा 5, है कि नहीं। अब फिर जे को डिवाइड कीजिएगा 2 से, तो अब की बार क्या आ जाएगा 1। तो अब देखिए क्या 1 ग्रेटर देन 1 है, तो आप कहेंगे नहीं मैम सॉरी, कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगा माय डियर, तो ये सम की वैल्यू रिटर्न होगी, और इस वक्त सम की वैल्यू आपके पास क्या है 5। तो ये आपको जो आउटपुट आने वाला है इस सवाल में वो क्या मिलने वाला है 5 मिलने वाला है कि नहीं। तो यही था आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सर। तो गेट का सवाल का प्रैक्टिस से अच्छा तो भला क्या ही हो सकता है, इसीलिए हमने सोचा कि जो टेस्ट आपका चलता है उसमें क्यों ना गेट का ही सवाल पूछा जाए और फिर उसी का सॉल्यूशन बच्चों को बताया जाए। तो उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों को लेक्चर हमारा अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आप लोग प्लीज इसको क्या करें कि लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है आपका फीडबैक। तो हम बहुत जल्दी फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय। लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।